हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैव विज्ञान के यूनिट 1 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनेंगे सभी हम लोग एक ही क्लास में कवर करेंगे। आप लोग क्लास को अंतिम तक जरूर देखिएगा। महा मैराथन क्लास चलेगा। आज का क्लास जो है मैराथन क्लास है। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। बात मैं बता दूं आप लोग के बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। आप लोग जरूर देखिएगा अंतिम तक, तो आप लोग जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो है थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन आप लोग को पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है मिलते रहेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज का प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान के जनक जो है किसे माना जाता है? ये प्रश्न सभी को पता होगा। अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिमेम्बर कर लीजिए। जीव विज्ञान के जनक जो है किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो साथी मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही इजी होगा, लेकिन जो साथी आज ही इस क्लास को देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप लोग पहले जो क्लासेस है, पिछले जो हम लोग क्लासेस बायोलॉजिकल साइंस से संबंधित हम लोग जो क्लासेस देख चुके हैं उसको आप लोग जाइए देख लीजिए। बायोलॉजिकल साइंस करके आप लोग के एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सभी क्लासेस जो है क्रमबद्ध किया गया है, तो उस क्लासेस को आप लोग पहले देख लीजिए। उसके बाद से इस क्लास को आप लोग सॉल्व करिएगा, तो आप लोग के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछा है? तो जनक पूछा है, और यहाँ पर पूछा है कि शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन क कह रहा है कि कोनाल्ड एवं डैम्पियर ने। ऑप्शन ख कह रहा है कि लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन ग कह रहा है कि अरस्तु ने। ऑप्शन घ कह रहा है कि आइंस्टाइन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेमार्क एवं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक क्लास जो है आप लोग को ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। आप लोग को सिर्फ साथ साथ आप लोग टेस्ट भी लगाते चलिए। आप लोग को इसमें आंसर ही सिर्फ बताया जाएगा। ज्यादा इन सभी के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। हाँ, जो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होगा उस पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ना है तो हमारे पिछले क्लास को आप लोग जरूर देखिए। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वो कब किया? इन्होंने तो प्रयोग तो कर दिया, लेकिन कब किया, किस सन में किया, यह पूछ रहा है। ऑप्शन क कह रहा है कि 1801 में। ऑप्शन ख कह रहा है कि 1805 में। ऑप्शन ग कह रहा है कि 1802 में। ऑप्शन घ कह रहा है कि 1804 में। तो कब किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1802 में। कब? तो 1802 में इन्होंने किया था। ऐसी डेट जो है, ये डेट बहुत सारे साथी कमेंट करके पूछते हैं कि मैम डेट जो है याद नहीं हो पाता है। तो डेट याद करने के सबसे अच्छा तरीका जो है, जैसे कि अपना देश कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हुआ। तो इससे पहले, यानी कि इससे पहले हुआ था 1802 में हुआ है, और इसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोग या एक दो जो डेट है आप लोग याद रखिए। जैसे कि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ क्या है,
उसको याद करिए। जो मेन कोई पॉइंट है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद से रिलेट कर लीजिएगा। हाँ नहीं, इस जैसे 1947 से पहले जो है लेमार्क और ट्रेविनेनस ने इस शब्द का प्रयोग कर दिया था, तो यानी कि कब किया था, तो 1802 में किया था। उससे पहले वाला कोई रिलेट करके आप लोग याद कर लीजिए, ऐसे करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब जो पूछ रहा है कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको जीव विज्ञान कहते हैं। तो बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न आता है, यह भी पूछ सकता है कि किस भाषा के शब्द है, तो ग्रीक भाषा के शब्द है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रीक भाषा के जो दो शब्दों का युग से बना है, जोड़ से बना है, वो कौन कौन सा है। ऑप्शन ख करे कि बायो एंड लोगो, ऑप्शन ख करे कि बायो एंड लोक्स, ऑप्शन ग करे कि बायोस एंड लोगोस, ऑप्शन घ करे कि बायोस एंड लोगोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बायोस का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन क कह रहा है कि जीवन, ऑप्शन ख कह रहा है कि जमीन, ऑप्शन ग कह रहा है कि जीव, ऑप्शन घ कह रहा है कि गैस। तो क्या है, जीवन है, ये तो सभी को पता है क्या है, जीवन है। और लोगोस का अर्थ क्या है, तो लोगोस का अर्थ क्या होता है, तो अध्ययन करना होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि जीवन जीने से, ऑप्शन ख क्या कह रहा है कि अध्ययन से, ऑप्शन ग कह रहा है कि खेल से, ऑप्शन घ कह रहा है कि अध्यापन से। तो लोगोस का अर्थ जो होता है अध्ययन से होता है, किससे संबंधित होता है, तो अध्ययन से संबंधित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जूलॉजी ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों के योग से बना है। और जूलॉजी शब्द भी जो है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के ही पार्ट है जूलॉजी। तो जूलॉजी जो है यह भी ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों के योग से बना है, और यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह भी जो है ग्रीक भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है, तो ग्रीक भाषा के शब्द है। और किन दो शब्दों के योग से बना है। ऑप्शन क कह रहे कि जू और लोगोस, ऑप्शन ख कह रहे कि जो और लोगो, ऑप्शन ग कह रहा है कि जूल एंड लोगोस, ऑप्शन घ कह रहा है कि जू एंड लुक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि जू का अर्थ है, जू का क्या अर्थ है। ऑप्शन क कह रहा है कि पेड़, ऑप्शन ख कह रहा है कि पृथ्वी, ऑप्शन घ कह रहा है कि जंतु, ऑप्शन घ कह रहा है कि गैस। तो जू का अर्थ क्या होता है, जंतु होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोटनी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के योग से बना है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ग्रीक भाषा के, बायोलॉजी हमने देखा ग्रीक भाषा के शब्द था, जूलॉजी देखा ग्रीक भाषा के शब्द था, और बोटनी भी है ग्रीक भाषा के शब्द। और यह भी दो शब्दों के योग से बना है, कौन कौन सा है। ऑप्शन क कह रहा है कि बोटनी एंड लोक्स, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा बोटानी प्लस लोगोस, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोटनी का अर्थ है, बोटनी का अर्थ क्या है। ऑप्शन क कह रहा है कि बूटी या वनस्पति, ऑप्शन ख कह रहा है कि जमीन, ऑप्शन ग कह रहा है कि जंतु, ऑप्शन घ कह रहा है कि पक्षी। ये यहाँ पर गलत दिया है आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूटी या वनस्पति। क्या होगा, तो बूटी या वनस्पति होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं। और पूछ रहा है कि जीव विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं। तो जीव विज्ञान ऑप्शन क कह रहा है कि 2, ऑप्शन ख कह रहा है कि 3, ऑप्शन कह रहा है कि 4, ऑप्शन घ कह रहा है कि 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन कौन सा था। एक था जूलॉजी, एक जो था कौन था, अभी हमने देखा जो ग्रीक भाषा के शब्द था, क्या था, तो जूलॉजी था। और दूसरा जो था, दूसरा हमने क्या देखा, तो दूसरा जो था बोटनी था। क्या था, तो बोटनी था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। दो शब्द इसकी मुख्य जो शाखाएं हैं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। एक था जूलॉजी जो जंतुओं से संबंधित था, और एक बोटनी जो वनस्पतियों से संबंधित था। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैव विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि जैव विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि जीवों के विकास का, ऑप्शन ख कह रहा है कि विकास की क्रियाविधि का,
विकास की क्रियाविधि का। ऑप्शन ग कह रहा है कि विकास के तथ्यों का। ऑप्शन ग क्या कह रहा है कि विकास के तथ्यों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। जैव विकास का जो अध्ययन किया जाता है वह जीवों के विकास का भी किया जाता है, विकास की क्रियाविधि का भी किया जाता है, विकास के तथ्यों का भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो है व्यवसाय जंतु विज्ञान पर निर्भर है। इनमें से कौन सा व्यवसाय जो है वह जंतु विज्ञान पर निर्भर है। ऑप्शन क कह रहा है कि मुर्गी पालन, ऑप्शन ख कह रहा है कि मधुमक्खी पालन, ऑप्शन ग कह रहा है कि रेशम कीट पालन, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और भी बहुत सारे पालन है जो जीव विज्ञान से, जंतु विज्ञान से संबंधित है व्यवसाय करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने किस नियम का प्रतिपादन किया। ऑप्शन क कह रहा है कि आनुवंशिकी का, ऑप्शन ख कह रहा है कि क्रांतिकी का, ऑप्शन घ कह रहा है कि भ्रौणिकी का, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो किसका किया था, तो आनुवंशिकी का। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, ऑप्शन मेंडल ने अपना प्रयोग जो है किया। ऑप्शन क कह रहा है कि गुलाब के फूल पर उन्होंने अपना प्रयोग किया, ऑप्शन ख कह रहा है कि मटर के फूल पर उन्होंने प्रयोग किया, ऑप्शन घ कह रहा है कि गेहूं के फूल पर उन्होंने प्रयोग किया, ऑप्शन ख कह रहा है कि चन्ना पर उन्होंने प्रयोग किया। तो किस पर किया था, तो मटर के प्रयोग हुए, मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। किसने, तो मेंडल ने। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरे की खोज की। ऑप्शन क कह रहा है कि फेराडे ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि न्यूटन ने, ऑप्शन घ कह रहा है कि रास्टजन ने, ऑप्शन घ कह रहा है कि एडिसन ने। तो यहाँ पर रास्टजन हो गया है, रास्टजन ने किया था एक्सरे की खोज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन क कह रहा है कि गैलीलियो ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि टेरिसेली ने, ऑप्शन ग कह रहा है कि पास्कल ने, ऑप्शन घ कह रहा है कि आर्किमिडीज ने। ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो गया, गैलीलियो ने। किसने दूरदर्शी का आविष्कार जो है किसने किया था, तो गैलीलियो ने। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ऑप्शन क कह रहा है कि थॉमस ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि रदरफोर्ड ने, ऑप्शन ग कह रहा है कि चैडविक ने, ऑप्शन घ कह रहा है कि पास्कल ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार किया। पेनिसिलिन का आविष्कार जो है इनमें से किसने किया था। ऑप्शन क कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन ग कह रहा है कि कोच ने, ऑप्शन घ कह रहा है कि पास्कल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डार्विन ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो एक्टिवेता की खोज किसने किया था। ऑप्शन क कह रहा है कि एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि M.N. शाह ने, ऑप्शन ग कह रहा है कि क्यूरी ने, ऑप्शन घ कह रहा है कि बैकुरल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन क कह रहा है कि 5, ऑप्शन ख कह रहा है कि 2 वर्गों में, ऑप्शन ग कह रहा है कि 3 वर्गों में, ऑप्शन घ कह रहा है कि 4 वर्गों में। तो शिक्षण उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सामान्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि सामान्य उद्देश्य जो है नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, ऑप्शन ग कह रहा है कि छात्रों के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना, ऑप्शन घ कह रहा है कि परिस्थिति के अनुसार शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन। इसमें सामान्य उद्देश्य जो है ये सामान्य उद्देश्य नहीं है। छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना ये सामान्य उद्देश्य है। छात्रों के जीवन की व्यवहारिक परिवर्तन करना यह भी सामान्य उद्देश्य है।
परिस्थिति के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करना, यह भी सामान्य उद्देश्य है। लेकिन ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना यह सामान्य उद्देश्य जो है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है। उद्देश्य का या लक्ष्य का क्षेत्र जो है वो कैसा होता है? सीमित होता है। ऑप्शन ख कह रहा है कि असीमित होता है। ऑप्शन ग कह रहा है कि दोनों होता है। ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र जो होता है वो सीमित भी होता है और असीमित भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन ग हो जाएगा, दोनों होगा, सीमित भी होगा और असीमित भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्य शब्द की जो है वो मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ऑप्शन क कह रहा है कि उत से। ऑप्शन ख कह रहा है कि दिस से। ऑप्शन ग कह रहा है कि यस से। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी से। तो उद्देश्य शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है? उत से, दिस से, यस से। तो इन सभी से मिलकर बना है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ख होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। अब वहां पर हम लोग क्या देखा कि सामान्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विशिष्ट उद्देश्य जो है वो नहीं है। ऑप्शन ख का कह रहा है कि धातु गर्म होने पर फैल जाती है। धातु जो है गर्म होने पर फैल जाती है। ऑप्शन ख कह रहा है कि ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। ऑप्शन ग कह रहा है कि विद्युत, चुंबक आदि का अध्ययन करना। ऑप्शन घ कह रहा है कि छात्रों के सृजनात्मक सोच का विकास करना। तो सृजनात्मक सोच का विकास करना एक ऐसा हो जाएगा, यह सामान्य उद्देश्य होता है। बाकी सभी जैसे कि धातु गर्म होने पर फैल जाता है, ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, ये सभी क्या है? विद्युत, चुंबक आदि का अध्ययन करना, ये सभी विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं। जबकि छात्रों की आत्मक सोच का विकास करना, यह जो है उद्देश्य जो है यह किस में आएगा? तो विशिष्ट उद्देश्य में। यह जो है सामान्य उद्देश्य में आएगा। किस में आएगा? तो सामान्य उद्देश्य में आएगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है। ऑप्शन क कह रहे कि अल्पकालिक। ऑप्शन ख कह रहे कि दीर्घकालिक। ऑप्शन ग कह रहे कि ज्ञात नहीं की जा सकती। ऑप्शन घ कह रहे कि तत्कालिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घकालिक। क्या होती है? उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि जो होती है दीर्घकालिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किसका मापन या मूल्यांकन जो है संभव नहीं है। इनमें से किसका मापन जो है मापन या मूल्यांकन जो है यह संभव नहीं है। ऑप्शन क कह रहे कि पर्याप्त उद्देश्य का। ऑप्शन ख कह रहे कि उद्देश्य या लक्ष्य का। ऑप्शन ग कह रहे कि दोनों का। ऑप्शन घ कह रहे कि विशिष्ट उद्देश्य का। ऑप्शन घ क्या कह रहे कि विशिष्ट उद्देश्य का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य या लक्ष्य का मापन या मूल्यांकन जो है वह संभव नहीं है। पर्याप्त उद्देश्य का भी संभव है, विशिष्ट उद्देश्य का भी संभव है, लेकिन उद्देश्य या लक्ष्य का मापन या मूल्यांकन जो है यह संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्य लक्ष्य का स्रोत नहीं है। इनमें से देखिए क्या पूछ रहा है कि उद्देश्य लक्ष्य का स्रोत जो है वह नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि समाज शास्त्र। ऑप्शन ख कह रहा है कि संपूर्ण शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन ग कह रहा है कि दर्शन शास्त्र। ऑप्शन घ कह रहा है कि मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान। क्या होगा? तो मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, पर्याप्त उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी जो प्रायः किसकी होती है। इनमें से पर्याप्त उद्देश्य की जिम्मेदारी जो है यह प्रायः किसकी होती है। ऑप्शन क कह रहा है शिक्षक की। ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्र की। ऑप्शन ग कह रहा है कि समाज की। ऑप्शन घ कह रहा है कि राष्ट्र की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किसका स्रोत जो है वह मुख्यतः मनोवैज्ञानिक होता है। इनमें से किसका स्रोत जो है वह मुख्यतः मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि समाज शास्त्र का। ऑप्शन ख कह रहा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का। ऑप्शन ग कह रहा है कि उद्देश्य या लक्ष्य का। ऑप्शन घ कह रहा है कि पर्याप्त उद्देश्य का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्याप्त उद्देश्य का जो स्रोत है ये मुख्य स्रोत जो है मुख्यतः मनोवैज्ञानिक होता है। कैसा होता है? इसका स्रोत जो है मुख्यतः मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता है। ऑप्शन क कह रहा है कि
व्यवस्था पर, ऑप्शन ख कह रहा है कि व्यवहारिकता पर, ऑप्शन ग कह रहा है कि योग्यता पर, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोगिता पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्था पर। किस पर आधारित होता है? तो व्यवस्था पर। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रसरण के लिए, कार्बन और उसके यौगिक प्रसरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। इनमें से ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है वह नहीं है। ऑप्शन क, यह पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, किसके लिए कह रहा है? तो कक्षा 8 के लिए। ऑप्शन क कह रहा है कि छात्र कार्बन और विभिन्न यौगिक का उदाहरण दे सकेंगे। ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्र कार्बन के यौगिक की जांच कर सकेंगे। ऑप्शन क कह रहा है कि छात्र कार्बन को परिभाषित कर सकेंगे। ऑप्शन घ कह रहा है कि छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिक और छात्र जो है कार्बन के विभिन्न यौगिक को प्रदर्शित कर सकेंगे। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होना चाहिए, लेकिन इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। इनमें से भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। विचारना, ऑप्शन ख कह रहा है कि उद्दीपन, ऑप्शन ग कह रहा है कि व्यवस्था, ऑप्शन घ कह रहा है कि ग्रहण करना। तो भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। उद्दीपन जो है भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन क कह रहा है कि सिप्सन के द्वारा, ऑप्शन ख कह रहा है कि ब्लूम के द्वारा, ऑप्शन ग कह रहा है कि कर्थवाल एवं मसीहा के द्वारा, ऑप्शन घ कह रहा है कि एनसीईआरटी के द्वारा। तो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये सभी को पता है, ब्लूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किया? ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम के द्वारा कब प्रस्तुत किया? इन्होंने ब्लूम के द्वारा तो दिया गया था ज्ञानात्मक पक्ष, लेकिन कब इसको प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन क कह रहा है कि 1950 में, ऑप्शन ख कह रहा है कि 1966 में, ऑप्शन घ कह रहा है कि 1956 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में इसको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो है कौन नहीं आता है? ऑप्शन क कह रहा है कि उपयोग, ऑप्शन ख कह रहा है कि विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये सभी तो आता है, लेकिन उपयोग करना जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो है नहीं आता है। ये सभी हम लोग क्लास में भी पढ़े हुए हैं। जो साथी क्लास जो है रेगुलर क्लास जो नहीं देखे हैं वो क्लास देख लीजिए। प्लेलिस्ट, इस बायोलॉजिकल साइंस से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिए। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। हम लोग रेगुलर एक क्लासेस जो है कवर कर चुके हैं। तो आप लोग अभी देख रहे हैं, फर्स्ट बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो पहले वाली क्लास आप लोग जरूर देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आप लोग शेयर भी करिए दोस्तों के बीच, जितना हो सके क्लास को फैला दीजिए, शेयर करिए कि बीएड से संबंधित, सीटेट से संबंधित, किसी भी स्टेट से टीचिंग से संबंधित आपकी सभी तैयारी जो है इस चैनल पर कराया जाएगा। स्टडी करिकुलम चैनल आप सभी के साथ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन क कह रहा है कि महिषा, ऑप्शन क कह रहा है कि मसीहा, ऑप्शन ख कह रहा है कि अर्थवाल, ऑप्शन ग कह रहा है कि ब्लूम, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा? ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में देखा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भावात्मक पक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो भावात्मक पक्ष के बारे में मसीहा, अर्थवाल, ब्लूम इन सभी ने किया था। क्या इन्होंने सभी ने, इनके द्वारा जो है वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है संबंधित है। ऑप्शन क कह रहा है कि संज्ञानात्मक पक्ष से, ऑप्शन ख कह रहा है कि भावात्मक पक्ष से, ऑप्शन ग कह रहा है कि मनोगत्यात्मक पक्ष से, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है वो किससे संबंधित है? तो सभी से संबंधित है। संज्ञानात्मक पक्ष से भी संबंधित है, मनोगत्यात्मक पक्ष से भी, भावात्मक पक्ष से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्देश्य के प्रकार है।
ऑप्शन क कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपरोक्त दोनों, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो उद्देश्य के प्रकार जो होते हैं शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य के कितने पक्ष होते हैं। पक्ष पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या पूछा था, तो प्रकार पूछा था कि इनमें से कौन कौन प्रकार हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि उद्देश्य के कितने पक्ष हैं, तो ऑप्शन क कह रहा है कि 2, ऑप्शन ख कह रहा है कि 3, ऑप्शन ग कह रहा है कि 4 और ऑप्शन ख कह रहा है कि 5 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या कितने पक्ष होते हैं, तो 3 पक्ष होते हैं। देखते हैं निम्न में से ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य होता है। ज्ञानात्मक पक्ष का जो उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि ज्ञान, ऑप्शन ख कह रहा है कि बोध, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रयोग, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो ज्ञानात्मक पक्ष अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य ज्ञान भी होता है, बोध भी होता है, प्रयोग भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषण किया। ऑप्शन क कह रहा है कि मसीहा, ऑप्शन ख कह रहा है कि अर्थवाल, ऑप्शन ग कह रहा है कि B.S. ब्लूम, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य का विश्लेषित जो है यह किसने किया, वही घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ज्ञानात्मक पक्ष आ जाए और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो ब्लूम अगर जहाँ भी हैं ब्लूम भाई साहब, तो इनको टिक आप लोग जरूर लगा कर आइएगा एग्जाम में, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन क कह रहा है कि सुव्यवस्थित, ऑप्शन ख कह रहा है कि सुनियोजित, ऑप्शन ग कह रहा है कि अनुभव वाला, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, अनुभव वाला होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ऑप्शन क कह रहा है कि सरल होना चाहिए, ऑप्शन ख कह रहा है कि नमनीय होना चाहिए, ऑप्शन घ कह रहा है कि लचीला होना चाहिए और ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होना चाहिए। सरल भी होना चाहिए, नमनीय होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लेखन में तृतीय सोपान है। क्या पूछ रहा है कि शिक्षण उद्देश्य के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक रूप में क्या पूछ रहा है कि व्यवहारिक रूप में। जहां भी जिस प्रश्न को आप लोग समझ में नहीं आता है तो उसको अंडरलाइन करिए कि ये पॉइंट जो है नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद से एक बार नहीं 2 बार उसको पढ़िए। ये आपके पास एग्जाम में तो बहुत समय मिलता है, लेकिन हाँ सीटेट के आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो उस वक्त समय नहीं मिलेगा। तो उस वक्त आप लोग को बहुत जल्दी आंसर देना होता है। अभी आप लोग के पास प्रॉपर समय रहता है, आप लोग अच्छे से 2 बार नहीं, 1 बार नहीं 2 बार जरूर पढ़िए, उसके बाद से आंसर दीजिए। शिक्षण उद्देश्य के व्यवहारिक रूप में लिखने में तृतीय सोपान है। ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, ऑप्शन ख कह रहा है कि त्रिभुजी तालिका निर्माण, ऑप्शन घ कह रहा है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन घ कह रहा है कि संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ होगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है कि ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित कार्य परक क्रियाओं की सूची में अनुवाद करना किसके अंतर्गत आता है। इनमें से अनुवाद करना किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन क कह रहा है कि ज्ञान का, ऑप्शन ख कह रहा है कि बोध का, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रयोग का, ऑप्शन घ कह रहा है कि विश्लेषण का। तो किसके अंतर्गत आता है, तो बोध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो बोध के अंतर्गत। नेक्स्ट है छात्र के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य को विकसित करने का कार्य जो है सन 1992 में किसने किया। ऑप्शन क कह रहा है कि हैरी ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि डेवी ने, ऑप्शन ग कह रहा है कि सिप्सन ने, ऑप्शन घ कह रहा है कि
उंट ने, तो इस किसने किया था, तो हेरी ने किया था। किसने, तो हेरी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्रियात्मक पक्ष की, यहाँ पर पूछ रहे क्या कि तो क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है। ऑप्शन क कह रहा है कि आधारभूत अंग संचालन, ऑप्शन ख कह रहा है कि सांकेतिक संप्रेषण, ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, ऑप्शन घ कह रहा है कि कौशल युक्त अंग संचालन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सांकेतिक संप्रेषण। क्या होता है, तो सांकेतिक संप्रेषण। नेक्स्ट है लेखन विधि में मेगर ने किसके वर्गीकरण को आधार बनाया। ऑप्शन क कह रहा है कि ब्लूम के, ऑप्शन ख कह रहा है कि सिम्पसन के, ऑप्शन घ कह रहा है कि रॉबर्ट मिलर के, ऑप्शन घ कह रहा है कि RCEM को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्लूम को बनाया था। किसने, मेगर के लेखन विधि में मेगर ने किसके वर्गीकरण को आधार बनाया था, तो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ है। ऑप्शन क कह रहा है कि विषय वस्तु, ऑप्शन ख कह रहा है कि विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रकरण, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम आवश्यक है। पाठ्यक्रम जो है आवश्यक है। ऑप्शन क कह रहा है कि अध्ययन अध्यापन में, ऑप्शन ख कह रहा है कि उद्देश्यों की पूर्ति करने में, ऑप्शन घ कह रहा है कि व्यवहारगत परिवर्तन में, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी में। तो पाठ्यक्रम आवश्यक होता है, उपरोक्त सभी में होता है, अध्ययन अध्यापन में भी होता है, उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी होता है, व्यवहारगत परिवर्तन में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन क कह रहा है कि लैटिन भाषा से, ऑप्शन ख कह रहा है कि जर्मन भाषा से, ऑप्शन घ कह रहा है कि फ्रेंच भाषा से, ऑप्शन घ कह रहा है कि हिंदी भाषा से। तो पाठ्यक्रम शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से। नेक्स्ट देखते हैं किसने कहा है कि पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। पाठ्यक्रम जो है पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। का कह रहा है कि एनन का, ऑप्शन ख कह रहा है कि कनिंघम का, ऑप्शन ग कह रहा है कि हेनरी का, ऑप्शन घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनन का। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। ऑप्शन क कह रहा है कि नेतृत्व का विकास, ऑप्शन ख कह रहा है कि केंद्रीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन घ कह रहा है कि समन्वय का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत जो होता है उपयोगिता का सिद्धांत होता है। किसका सिद्धांत होता है, तो उपयोगिता का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन जो है पाठ्यक्रम का आधार जो है नहीं है। इनमें से कौन जो है पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि सामाजिक आधार, ऑप्शन ख कह रहा है कि शैक्षिक आधार, ऑप्शन ग कह रहा है कि वैज्ञानिक आधार, ऑप्शन घ कह रहा है कि सांस्कृतिक आधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक आधार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। क्या कह रहा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। ऑप्शन क कह रहा है कि रॉबर्ट मेगर ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि ब्लूम ने, ऑप्शन ग कह रहा है कि मिलर ने, ऑप्शन घ कह रहा है कि ड्रकर ने। तो किसने दिया था, तो मिलर ने दिया था, रॉबर्ट मिलर ने। नेक्स्ट देखते हैं क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। ऑप्शन क कह रहा है कि मिलर ने, ऑप्शन तो यही रिपीट, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का विधि और क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के विधि ने किसने दिया था, तो रॉबर्ट मिलर ने। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट मिलर, मेगर नहीं मिलर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं RCEM संबंधित है, RCEM संबंधित है। ऑप्शन क कह रहा है कि, ऑप्शन क कह रहा है कि उद्देश्यों के वर्गीकरण से, ऑप्शन ख कह रहा है कि मूल्यांकन के वर्गीकरण से, ऑप्शन घ कह रहा है कि मापन के वर्गीकरण से, ऑप्शन घ कह रहा है कि
पुस्तकों के वर्गीकरण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्यों के वर्गीकरण से। नेक्स्ट देखते हैं, पर्याप्त उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि सामान्य, ऑप्शन ख कह रहा है कि विशिष्ट, ऑप्शन ग कह रहा है कि व्यापक, ऑप्शन घ कह रहा है कि व्यक्तिनिष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि उद्देश्य जो है पहले से सोचा हुआ एक लक्ष्य है जो किसी प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन क कह रहा है कि बासिंग का, ऑप्शन ख कह रहा है कि डीवी का, ऑप्शन ग कह रहा है कि हैरत का, ऑप्शन घ कह रहा है कि मार्केटे का। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीवी का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत है। ऑप्शन क कह रहा है कि व्यक्ति, ऑप्शन ख कह रहा है कि ज्ञान, ऑप्शन ग कह रहा है कि समाज, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत जो है व्यक्ति होता है, ज्ञान होता है, समाज होता है, ये सभी होता है। जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको सभी यूनिट के, सभी सब्जेक्ट के यूनिट वाइज आपके सभी प्रश्नों को सॉल्व इस चैनल पर आप लोग को करा दिया जाएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारित करने का उपागम है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि समस्या पर आधारित उपागम, ऑप्शन ख कह रहा है कि पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन, ऑप्शन ग कह रहा है कि व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी परिभाषा जो है, उद्देश्य वह बिंदु अथवा साधन है जिसकी दिशा में कार्य को अग्रसर किया जाता है तथा जिसके अनुसार किसी क्रिया के माध्यम से कोई पूर्व नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन क कह रहा है कि डीवी का, ऑप्शन ख कह रहा है कि मेघर का, ऑप्शन ग कह रहा है कि एनटीसी का, ऑप्शन घ कह रहा है कि बासिंग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का 6 पक्षों का जो विस्तार है वो किसने दिया था? ऑप्शन क कह रहा है कि सिप्सन ने, ऑप्शन ख कह रहा है कि ब्लूम है यहाँ पर दिया हुआ ब्लूम ने, ऑप्शन ग कह रहा है कि करथवाल एवं मसीहा ने, ऑप्शन घ कह रहा है कि रॉबर्ट मिलर ने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष को किसने दिया था? तो ब्लूम ने दिया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का जो 6 पक्ष जो है वह किसने दिया था? तो करथवाल एवं मसीहा ने दिया था। ज्ञानात्मक पक्षों का तीसरा पक्ष कौन सा है? इनमें से पूछ रहा है कि तीसरा पक्ष जो है कौन सा है? ऑप्शन क कह रहा है कि ज्ञान, ऑप्शन ख कह रहा है कि बोध, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रयोग और ऑप्शन घ कह रहा है कि विश्लेषण। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग होगा, प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भावात्मक उद्देश्यों का 5वां पद जो है वो कौन सा है? भावात्मक उद्देश्य के 5वां पद जो है वो कौन सा है? ऑप्शन क कह रहा है कि संगठन, ऑप्शन ख कह रहा है कि संश्लेषण, ऑप्शन ग कह रहा है कि विश्लेषण और ऑप्शन घ कह रहा है कि स्वाभाविकरण। तो स्वाभाविकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक उद्देश्य क्या पूछ रहा है? भावात्मक उद्देश्य के 5वां जो पद है वह कौन सा होता है? तो संगठन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोशारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद जो है वो कौन सा है? ऑप्शन क कह रहा है कि आदत बनाना, ऑप्शन ख कह रहा है कि मूल्यांकन, ऑप्शन ग कह रहा है कि मूल्यांकन, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो मनोशारीरिक उद्देश्यों का अंतिम पद जो है वह आदत बनाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भावात्मक उद्देश्य का 6 पक्षों का विस्तार किसने किया? और यहाँ पर भी पूछ रहे कि भावात्मक उद्देश्य का भी जो 6 पदों का विस्तार जो है वो किसने किया था? तो करथवाल एवं मसीहा ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है वह सही नहीं है? ऑप्शन क कह रहा है कि लक्ष्य और उद्देश्य समान होते हैं, ऑप्शन ख कह रहा है कि उद्देश्य विकास के कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया जा सकते हैं, ऑप्शन ग कह रहा है कि लक्ष्य केवल विद्यालय के कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन घ कह रहा है कि
लक्ष्य शैक्षिक कार्यक्रमों में निर्देशात्मक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य और उद्देश्य जो है वो समान होते हैं। कैसे होते हैं? तो सामान्य होते हैं। यह जो है सही नहीं है। लक्ष्य और उद्देश्य जो है वो कभी भी सामान्य नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सभी तो सही है, लेकिन ये सही है तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यह गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है नागरिक शास्त्र सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? नागरिक शास्त्र पूछ रहा है, सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन क कह रहा है कि छात्रों के बीच ईमानदारी, अखंडता। ऑप्शन ख कह रहा है कि विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने में साथी सहयोगियों की मदद करना। ऑप्शन ग कह रहा है कि नागरिक शास्त्र सामग्री की जानकारी एकत्र करना। ऑप्शन घ कह रहा है कि विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क होगा, छात्रों के बीच ईमानदारी, अखंडता जो है यह प्राप्त करना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा उद्देश्य जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिकी शास्त्र शिक्षण का नहीं होना चाहिए? इनमें से पूछ रहा है कि नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षार्थियों को नागरिक शास्त्र के तथ्य प्रस्तुत करना। शिक्षार्थियों को नागरिक शास्त्र के तथ्य जो है प्रस्तुत करना। ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों के रोजमर्रा के अनुभवों से विज्ञान शिक्षा को जोड़ना। ऑप्शन ग कह रहा है कि वैज्ञानिक स्वभाव की जिज्ञासा और साधन का पोषण। ऑप्शन घ कह रहा है कि मूल्यों को समझाना। तो यह भी पॉइंट सही है कि मूल्यों को समझाना, जिज्ञासा और साधन पोषण, अनुभवों से विज्ञान शिक्षा को जोड़ना, ये नागरिक शास्त्र के तथ्य प्रस्तुत करना, ये जो है यह इसमें प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र के शिक्षण जो है यह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन क कह रहा है कि कौशल, रुचि, अभिव्यक्ति। ऑप्शन ख कह रहा है कि क्षमता, प्रशंसा, खाली समय का सदुपयोग। ऑप्शन ग कह रहा है कि ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग। तो इसका राइट ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। शिक्षण उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य जो है वो बनाने पड़ते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि प्राणीय उद्देश्य। ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्य। ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण का महत्व। ऑप्शन घ कह रहा है कि शिक्षण महत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राणीय उद्देश्य को तैयार करने में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन क कह रहा है कि विषय वस्तु की प्रकृति का। ऑप्शन ख कह रहा है कि विषय विशेषज्ञों की राय का। ऑप्शन ग कह रहा है कि बालकों की आवश्यकताओं और योग्यताओं का। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा रुचि उद्देश्य है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वह रुचि उद्देश्य है। ऑप्शन क कह रहा है कि नवीन प्रयोग का करना। ऑप्शन ख कह रहा है कि नवीन विचारों एवं खोजों को करना। ऑप्शन ग कह रहा है कि प्राप्य निरीक्षणों की सच्चाई से व्याख्या। ऑप्शन घ कह रहा है कि वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करना। वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करना। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विज्ञान को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के कारण क्या कारण है? जैव विज्ञान जो है वो माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन क कह रहा है कि छात्रों की सामाजिक प्रसंगति की तैयारी के लिए। छात्रों के सामाजिक प्रसंगति की तैयारी के लिए। ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए।
ऑप्शन घ कह रहा है कि छात्रों के अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए। ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी से। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो स्तर है ज्ञानात्मक पक्ष का है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्तर जो है ज्ञानात्मक पक्ष का है। ऑप्शन क कह रहा है कि अनुक्रिया। ऑप्शन ख कह रहा है कि अवबोध। ऑप्शन क कह रहा है कि उपयोग। ऑप्शन घ कह रहा है कि रुचियां एवं आदतें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवबोध होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जो स्तर है भावात्मक पक्ष नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्तर जो है भावात्मक स्तर जो है वो नहीं है। देखिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक उद्देश्य जो ये सभी हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं। जो साथी क्लास जो है डेली क्लासेस जो है वो नहीं देखे हैं, वो अभी आप लोग ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञानात्मक पक्ष जो है ये सभी पक्ष आप लोग देख लीजिए। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न जो है इन्हीं सब से बनेगा, ज्ञानात्मक से, भावात्मक पक्ष से, और बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्तर जो है भावात्मक पक्ष का नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि ग्रहण। ऑप्शन ख कह रहा है कि संगठन। ऑप्शन ग कह रहा है कि विश्लेषण। ऑप्शन घ कह रहा है कि मूल्य स्थापना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्लेषण होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क कह रहा है कि एकाधिकार। ऑप्शन ख कह रहा है कि अनुकूलन। ऑप्शन ग कह रहा है कि रेखांकन। ऑप्शन घ कह रहा है कि मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखांकन। क्या होता है, तो रेखांकन होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पद जो है वह भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन क कह रहा है कि संश्लेषण। ऑप्शन ख कह रहा है कि विचारना। ऑप्शन ग कह रहा है कि व्यवस्था। ऑप्शन घ कह रहा है कि अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, अंतर्गत नहीं आता है। तो संश्लेषण जो है इसके अंतर्गत जो है नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से प्राण उद्देश्य है। ऑप्शन क कह रहा है कि उद्देश्य क्या, सिद्धांत का ज्ञान। ऑप्शन क कह रहा है कि सिद्धांत का ज्ञान। ऑप्शन ख कह रहा है कि ज्ञान का देना। ऑप्शन ग कह रहा है कि चिन्ह या सूत्र। ऑप्शन घ कह रहा है कि संबंध का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धांत का ज्ञान होगा। क्या हो जाएगा, तो सिद्धांत का ज्ञान होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान के पाठ्यचर्या ने संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। ऑप्शन क कह रहा है कि छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर के। ऑप्शन ख कह रहा है कि पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण करने से। ऑप्शन ग कह रहा है कि विज्ञान की उचित मजेदार तथ्यों को सम्मिलित करना। ऑप्शन घ कह रहा है कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है का समावेश। तो इसका राइट आंसर क्या है, छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। आज का ये अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन क कह रहा है कि बच्चों के प्रति निष्ठा। ऑप्शन ख कह रहा है कि विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ। ऑप्शन ग कह रहा है कि कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ। ऑप्शन घ कह रहा है कि विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे के प्रति निष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका नेक्स्ट यूनिट के साथ यूनिट अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे। अभी तक हमने यूनिट 1 देखा है, यूनिट सेकंड देखेंगे और यूनिट सेकंड करने के बाद एक एक करके हम लोग सभी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और जिस प्रकार से हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के यूनिट वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को हम लोग यूनिट वाइज सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।